तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। जो भारत का संविधान है, आज जो हमारे पास संविधान बना हुआ है, उसका विकास कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, ये मैंने एक शॉर्ट नोट सीरीज़ मैं सोच रहा हूँ आपके लिए ले आऊँ, तो उसी का ये पहला लेक्चर है। शॉर्ट नोट सीरीज़ में क्या होगा कि आपको बहुत तेज़ी के साथ एकदम क्रिस्प मटेरियल में आपको लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। अच्छा, इसका जो रेफरेंस है, जो बुक मैंने इसमें यूज़ किया है, इसमें घटना चक्र है, लक्ष्मीकांत है, इन सब का क्रक्स निकाला गया, जिससे कि आपको पॉइंट भी ना छूटे और बहुत तेज़ी के साथ रिवीजन भी हो पाए और आप उसको डेप्थ में पढ़ भी पाएँ। और ये जान लीजिए, जो मैं आज टॉपिक कराने जा रहा हूँ, इससे कम हर एग्ज़ाम में 2 से 3 से 4 5 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। क्योंकि कैसे डेवलपमेंट हुआ है संविधान का, उसके बारे में ज़रूर ही क्वेश्चन 2 से 3 4 क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है। आज जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, वो शुरुआत कैसे हुआ है। तो चूँकि हम जानते हैं कि हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन था और उसमें कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने कुछ साल तक शासन किया। फिर उसके बाद जब 1857 का विद्रोह हो गया, तो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यहाँ पे शासन हुआ। तो फिर उन चीज़ों में हम देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें डेवलप की हैं। तो अब देखिए, पहला टॉपिक क्या है, भारत का संवैधानिक विकास। तो ये विकास कैसे हुआ है, तो इसमें देखो, जो उनके जैसे कंपनी का शासन था तो भी कुछ कानून आते थे, और ब्रिटिश क्राउन का शासन हुआ तो उसमें भी कुछ ना कुछ कानून आते थे। क्यों आते थे? एक तो अंग्रेज़ों को भी यहाँ पे शासन करना था, तो वो अपने कानूनों में बदलाव करते थे। दूसरी बात, इंडिया के लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, तो उस स्ट्रगल के प्रेशर में आके भी वो कुछ चीज़ें बदलते थे, और कुछ वो अपने शासन को स्थिर करने के लिए, लंबा चलाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ऐसा किया करते थे। या ब्रिटेन में कोई डिमांड हो रही, उसका इफ़ेक्ट पड़ता था तो वो करते थे। तो इसमें दो चीज़ें हैं। इंडिया पे जो संवैधानिक विकास हुआ है, उसमें ये हुआ है कि ईआईसी के अधीन दो चीज़ें हैं। एक तो ईआईसी के अधीन वाला सेशन है, एक है ब्रिटिश ताज के अधीन। तो 1773 में से 1853 तक ये इंडिया का जो पूरा शासन था वो ईआईसी के हाथों में था। और जब 1853 है, 1857 में जैसे ही यहाँ रिवोल्ट होता है, हाँ, जो म्यूटनी होती है, उसके बाद कंपनी से शासन छीन के क्राउन के हाथों में दे दिया जाता है। तो उसके बाद का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन है। तो 1858 टू 1957, जब तक आज़ाद नहीं होता देश, तब तक वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन रह के यहाँ पे वो लोग शासन करते हैं। तो अब सबसे पहले आते हैं कि ईआईसी के अधीन जब है इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जब शासन चल रहा है, तो कौन कौन से एक्ट आए हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। इसमें सबसे पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसने क्या किया, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईआईसी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसको मैं बार बार ईआईसी बोल रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का ये पहला कदम है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईआईसी के ऊपर ये ब्रिटिश सरकार अब कंट्रोल कर रही है। क्योंकि ईआईसी जब यहाँ पे कंट्रोल की कुछ क्षेत्र को, भारत के कुछ क्षेत्रों को, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, वो लोग बहुत भ्रष्टाचार करने लगे और चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो गई। तो फिर वहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने ये हस्तक्षेप किया। तो उसने, देखिए इसमें क्या क्या इसने कानून में लाया गया। तो पहला है कि ईआईसी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का पहला कदम है। और भारत में इसने केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। केंद्रीय प्रशासन की नींव क्यों रखी? क्योंकि अभी तक क्या था कि बंगाल का शासन एक अलग गवर्नर लेके चल रहा है, और मद्रास के, मुंबई के अलग अलग गवर्नर चल रहे हैं। तो अभी ये एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रख रहा है। क्योंकि इससे अब क्या हुआ कि गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया है। इसी एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। अभी तक बंगाल का गवर्नर था, अब क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, पहला बंगाल का
बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। अब इसी एक्ट के तहत ये दिया गया है कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य की एक परिषद बनाई गई। 4 सदस्य की एक परिषद बनाई, इसे आप याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। इसमें एक आप जाने 7073 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1773 में ये एक्ट आया था, 1774 में स्थापना की। कल भी मैंने आपको बताया था कि आप ये याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1774 में होती है, कलकत्ता में होती है। और इसमें CJ जो चीफ जस्टिस और प्लस 3 जजों की है। अच्छा, मैंने कल लेक्चर में आपको बताया था कि इसके प्रथम जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, ठीक है, एलिजा इम्पे है इसके प्रथम गवर्नर जनरल और प्रथम चीफ जस्टिस जो है इसके एलिजा इम्पे है। इसका ये हो गया डी पॉइंट। अब इसके आगे भी पॉइंट है, देखिए। अब इसमें आगे पॉइंट क्या है कि इसने, चूँकि मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पे जो अधिकारी वर्ग था वो एक बहुत ज़्यादा रिश्वत में, अपने निजी व्यापार में घुस गया था, जिससे कंपनी को घाटा हो रहा था। तो ये नियम लाया गया इसी को रोकने के लिए। कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने, भारतीय लोगों से उपहार, रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया कि अब आप न तो निजी व्यापार कर सकते हैं और उपहार रिश्वत तो ले ही नहीं सकते। तो ये भी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। को अब एक और चीज़ बनाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण किया गया। कुछ लोगों का एक काउंसिल बना दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसे बोलते हैं। अब इसके तहत कंपनी पे नियंत्रण किया जाएगा और इसमें राजस्व, सैन्य, नागरिक जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा। जैसे कंपनी पहले जो काम करती थी ना, उसका जानकारी नहीं देती थी सरकार, ब्रिटिश सरकार को, लेकिन अब उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू ये सरकार को सूचना पहुंचानी पड़ेगी, चाहे वो राजस्व से रिलेटेड हो, चाहे वो सैन्य से हो, चाहे वो नागरिक जानकारी हो। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ गए कि एक तो क्या किया इसने, पहली बार ये EIC के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए आया है। कंपनी के कर्मचारी अब निजी व्यापार नहीं कर सकते, उपहार नहीं ले सकते, रिश्वत नहीं ले सकते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की का प्रावधान किया गया है, जिससे कंपनी पर नियंत्रण किया जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, जो वारेन हेस्टिंग है, आप जान ही रहे हैं। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाएगी और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के तहत की जाती है, जो 1774 में बन के स्थापित होता है। उसके एलिजा एम्पे वो हैं। अभी मैंने रिवाइज भी करा दिया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब क्या इसके प्रावधान क्या हैं? इसके प्रावधान ये हैं कि कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक को पृथक किया, वाणिज्यिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया। चूँकि अभी ये दोनों मिले हुए थे, तो जिससे एक प्रॉब्लम पैदा होती थी कि भाई जब राजनीति वाला आदमी व्यापार भी करेगा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पावर का इस्तेमाल वाणिज्यिक लाभ के लिए करेगा। तो इसी को रोकने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। उसने क्या किया, कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक, मतलब जो कॉमर्शियल काम है, हाँ ट्रेड वाले काम है, और जो पॉलिटिकल काम है, उनको सेपरेट किया। और क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। अच्छा, ये किया कैसे? इसने किया क्या कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। अब इसमें क्या किया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, उसको दे दिया राजनीतिक मामलों का प्रबंधन। देखो अभी यहाँ क्या था ना, वाणिज्य और राजनीतिक को पृथक किया, तो इसने राजनीतिक मामलों का हेड किसको दे दिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और व्यापार का हेड किसे बना दिया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। व्यापार का अब हेड कौन होगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे। तो अब ऐसे आप देख सकते हैं कि व्यापार वाला काम कौन देख रहे हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, नीतिगत जो नीचे चीज़ें हैं जो पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रही है। तो अब इसे देखिए कि प्रशासन एक है लेकिन दो दो आयाम दिख रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। अभी आप लोग पढ़ते होंगे कहीं कहीं कि द्वैध शासन पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू किया गया था। तो ये इसीलिए क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने राजनीतिक प्रशासन को देखा और वाणिज्यिक प्रशासन को, व्यापार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने देखा। द्वैध शासन हो गया, दो, द्वैध मतलब दो, डुअल। तो डुअल जो शासन का सिस्टम बना गवर्नेंस का, ये यही है, इसीलिए इसको द्वैध बोलते हैं। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1784 का। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। एक कि भारत में जब कंपनी पे शासन की तो उसका कुछ क्षेत्र था, तो पहली बार उसको ब्रिटिश ऑक्युपाइड रीजन बोला गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, ब्रिटिश ऑक्युपाइड रीजन बोला गया। ये पहला पॉइंट है कि पहली बार ऐसा बोला गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत।
और दूसरा पॉइंट क्या है, कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण। अब कंपनी के कार्यों पर ना ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया, टोटल, क्योंकि अब राजनीतिक मामलों का पूरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल ले लिया। अब आते हैं हम अगले एक्ट पे, जो है 1786 का अधिनियम। ये कहते हैं इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने या लागू करने का पूरा अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल को अपनी जो परिषद होती थी, काउंसिल होती थी उसको पूरा लागू करने का अधिकार दिया गया या निरस्त करने का अधिकार दिया गया। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी दी गई। ये दोनों अधिकार प्रथम बार लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिले। एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है कि पहली बार कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिसको प्रधान सेनापति और क्या कहते हैं कि गवर्नर जनरल दोनों के अधिकार मिले, तो ये ऐसे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसके बाद आता है 1793 के देखो अब यहाँ से चार्टर एक्ट आते हैं, याद रखिएगा 4 चार्टर, इसे याद रखना, 4 चार्टर है तो ट हटा दो 4, तो 4 चार्टर आए। कौन कौन? 1793, 1813, 1833, 1853, सब 20-20 साल बाद आए हैं, याद रखना। देखो 1793 में 20 जोड़ो 1813, 1813 में 20 जोड़ो 1833, 1833 में 20 जोड़ो 1853, सब ये 20-20 बार। अच्छा, ये आते इसलिए थे कि एक इसमें पक्का होता था कि 20 वर्ष का शासन को विस्तार दिया जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए चार्टर आए थे 1793, 1793, 1813, 1833, 1853, ये 4 चार्टर एक्ट आए हैं। अब चार्टर एक्ट में हुआ क्या है, इनमें क्या क्या प्रावधान रहे हैं, तो आगे हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट में क्या क्या हुआ है। 1793 में ऐसा कुछ विशेष प्रावधान नहीं है, तो इसमें कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष बढ़ाया है, बस इतनी ही बात है, इंपॉर्टेंट इतनी बात है। 1813 में बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहली बार भारतीयों को शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने की बात की गई। कंपनी के भारतीय व्यापार के कंपनी के जो इस EIC का जो व्यापारी के एकाधिकार था, पहले 1813 के पहले तक जो कंपनी थी उसका व्यापारिक एकाधिकार था यहाँ पे, कि उसका वही व्यापार करती थी। लेकिन जब ब्रिटेन में क्या कहते हैं कि धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति आई, वो चीज़ें बढ़ने लगी, तो उनको वहाँ के लोगों को लगा कि नहीं, हमें भी व्यापार करना है, सभी लोगों को व्यापार मिलना चाहिए। तो वहाँ के संसद ने पारित किया कि एकाधिकार एक ही कंपनी का नहीं होना चाहिए, इसलिए वो समाप्त की गई। हालांकि चीन व चाय के एकाधिकार को अभी छोड़ा गया है। अब ये अगले वाले एक्ट में समाप्त हो जाएगा, ये भी 1833 में, 1833 में ये समाप्त हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं 1833 को हम देखते हैं। अच्छा हाँ, एक पॉइंट इसमें रह गया है, इसको आप याद रख लीजिएगा कि 1830 के तहत ही मिशनरीज़ को, ठीक है, मिशनरीज़, इंग्लिश मिशनरीज़ को यहाँ पे आने की, रहने की और अपने धर्म को मतलब उसको क्या कहते हैं, प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई थी 1813 के तहत, इंग्लिश मिशनरीज़ को, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1833 चार्टर एक्ट। 1833 चार्टर एक्ट में सबसे पहला क्या होता है, 1833 चार्टर एक्ट में सबसे पहला ये होता है कि जो अभी हमने बोला था ना कि चीन से और चाय के व्यापार को छोड़ के सब व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए। अब इसमें जो चीन और चाय वाला मामला है उसको भी समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार तो समाप्त किया ही किया गया, व्यापारिक कार्य भी कंपनी का समाप्त कर दिया गया, EIC का। विशुद्ध रूप से अब इसको एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, किसको? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया, और ये पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833। इन्हीं के समय सती प्रथा का जो विरोधी एक्ट आया था, इन्हीं के समय में आया था 1833, राजा राममोहन राय के प्रयासों से। अच्छा, इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्टर एक्ट है। इसमें क्या है कि एक तो पहले बार भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को, तो अब इससे क्या हुआ, अब केंद्रीकरण पीक पे चला गया। अब मुंबई, जिसको बम्बई उसमें बोलते थे, और मद्रास के गवर्नर को विधायी अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब इनको कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं रह गया, सारा कानून बनाने का अधिकार चला गया किसके पास?
भारतीय गवर्नर जनरल के पास, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बन गया था बाद में। तो अब ये एक केंद्रीकरण पूरी तरीके से हो गया। अगर भारत का गवर्नर जनरल कानून बनाएगा तो सभी ब्रिटिश के क्षेत्र में वो लागू होगा। अच्छा, इसमें एक डी पॉइंट क्या है, 1833 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवक चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया। ऐसा बताते हैं इसमें 1833 एक्ट में क्या होता है कि ये देखना, ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए कि खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया है, ठीक है ना। अभी ये खुली प्रतियोगिता शुरू नहीं हुई है 1837 के चार्टर एक्ट से, प्रयास किया है। क्यों शुरू नहीं हो पाई? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध ने प्रावधान को समाप्त कर दिया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने विरोध कर दिया था इसका, बोले कि नहीं, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे, भाई भतीजावाद या केवल इंग्लिश वहाँ के लोगों को ही सिविल सेवक के रूप में चुनते थे। तो ये चीज़ें उस समय थी। तो ये खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया, बट वो सफल नहीं हो पाया था। इसका एक प्रावधान और है चार्टर एक्ट 1833 का। चार्टर एक्ट 1833 का एक प्रावधान और है कि सरकारी सेवा में वर्ण, जन्म स्थान, वंश, धर्म का भेदभाव समाप्त कर दिया। इसमें योग्यता मानदंड बना। अब योग्यता के आधार पर मानदंड बन गया। अब वर्ण, जन्म स्थान, वंश, धर्म का भेदभाव समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो 1833 के तहत आपने देख लिया कि व्यापारिक कार्य जिनका समाप्त हो गया एआईसी का, ये विशुद्ध रूप से प्रशासनिक इकाई बन गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था? वारेन हेस्टिंग थे। 1813 में क्या किया गया था कि व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया, यद्यपि चीन व चाय को छोड़ के इसमें सब कुछ समाप्त कर दिया गया। अच्छा, एक चीज़ इसमें 1833 में एक और है, गवर्नर जनरल की परिषद में ना एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। ये चौथा सदस्य है, चौथा सदस्य शामिल किया गया, कानूनी सदस्य शामिल किया गया गवर्नर जनरल की परिषद में। तो ये हो गया। अब आते हैं 1853, ये लास्ट चार्टर है, ठीक है ना, ये लास्ट चार्टर एक्ट है। और इसी के बाद हम अगले लेक्चर में हम आपको 1858 का, जो 1857 में क्रांति होती है उसके बाद कि क्राउन के अंतर्गत जब भारत आता है तो फिर कौन कौन से एक्ट आते हैं और क्या क्या प्रावधान लाया जाता है, उसको हम पढ़ाएंगे। तो अभी हम देख लेते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। ये चौथा चार्टर है, अंतिम चार्टर इसे बोलते हैं, ठीक है। 4 चार्टर याद हो गए आपको, 1793, 1833, 1853, चार याद रखना, 1793, 1813, 1833, 1853, ठीक है। 1853 में इसमें क्या किया? इसमें एक कि विधायी और कार्यपालिका शक्ति को पृथक कर दिया गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो गवर्नर जनरल थे ना, पहले विधायी कार्य और कार्यपालिकी कार्य सब उनके अंतर्गत ही आते थे। जैसे आज का ये ले लीजिए कि सरकार भी वही है और संसद भी वही है, हाँ, कि विधायी कानून भी बना रहे हैं और क्रियान्वयन भी वही कर रहे हैं। तो ये होता था 1853 के पहले तक। 1853 के चार्टर ने ये दोनों कार्यों को पृथक कर दिया और विधि निर्माण हेतु जो विधायी कार्य था उसके लिए भारतीय विधान परिषद का निर्माण किया गया। अच्छा, पहली बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कई बार पूछ चुका है कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया कब, किस एक्ट के तहत? 1853। प्रयास कब किया गया था? 1833। प्रयास हुआ था 1833 में, लेकिन प्रारंभ हुआ 1853 में। फिर आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, कंपनी के शासन को विस्तार दिया परंतु समय का निर्धारण नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए कि भारत में कंपनी का शासन खत्म होने वाला है, इसका संकेत हमको 1853 के इस प्रोविज़न से मिलने लगा था। कंपनी के शासन को विस्तार तो दिया गया, बोला 18, देखो हर बार चार्टर जब आया ना तो हर साल बोला गया कि 20 साल की वृद्धि की जाती है शासन की, कंपनी के शासन की 20 साल की वृद्धि की जाती है। बट इस बार जब चार्टर आया 1853 का, तो इस बार शासन को विस्तार तो दिया गया कि कंपनी का शासन चलेगा आगे, बट उसमें समय का निर्धारण नहीं किया गया कि 20 वर्ष होगा, 5 साल होगा कि 3 साल होगा, कुछ नहीं बताया गया। इससे ये निष्कर्ष एक निकाला गया कि किसी भी समय अब कंपनी का शासन समाप्त हो सकता है, जो कि आप देखते हैं कि 1857 में रिवोल्ट के बाद समाप्त कर दिया गया था और सारा जो शासन था वो क्राउन के अंतर्गत चला गया था। और भारतीय क्षेत्र को
इंग्लैंड के राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखा गया। मतलब शासन आप वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो भारत क्षेत्र का कंट्रोल है वो इंग्लैंड के राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में है। मतलब ये कहीं ना कहीं वहाँ की संसद और वहाँ के क्राउन सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ से ही टर्निंग पॉइंट आने लगता है कि अब कंपनी का शासन समाप्त होने वाला है। ये चीज़ यहाँ से निकल, कभी अगर कभी कोई पूछ ले या कभी किसी क्वेश्चन में जाएगी कंपनी के शासन का समाप्ति का संकेत प्रथम बार किस एक्ट से मिलता है, तो 1853 का चार्टर एक्ट है। यहाँ से संकेत मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें समय का निर्धारण नहीं किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती या वो चयन हेतु खुली प्रतियोगिता प्रारंभ की गई तो 1853 के चार्टर एक्ट में। और विधायी और कार्यपालिका शक्ति को पृथक किया गया, वो 1853 का चार्टर एक्ट है। तो इस चारों चार्टर को याद रखिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में 1858, 1857 के बाद से जितने भी प्रोविज़न आए 1858 का, वो उसके बाद 1892 हो गया, और क्या कहते हैं 1935 का अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, 1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आप लोग को लेक्चर कैसा लग रहा है, आप उसको अपना फीडबैक दें, और आपको अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं लग रहा है कि हाँ नहीं कुछ कमियां हैं तो आप ज़रूर बताएं, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। और आपको PDF चाहिए जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं तो कमेंट करिए, हम आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।